हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। कल जैसे देखा था अपने वन शॉट रिवीजन आया था आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर हम लोगों ने जितने भी फ्लेमिंगो चैप्टर में जो 3 चैप्टर आ रहे थे, द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, उसके एमसीक्यू हमने एक साथ कंबाइन रिवीजन किए थे। आज हम जो दूसरी बुक है हमारी, उस बुक के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, एनीमी और थर्ड लेवल। तो हम दोनों ही चैप्टर के जो एमसीक्यू उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तीसरी वीडियोस आएगी आप लोगों के जिसके अंदर पूरा जो राइटिंग सेक्शन होगा, जैसे राइटिंग सेक्शन आपको पता ही है कि शॉर्ट में आपके नोटिस और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, लॉन्ग में आपके पास लेटर टू द एडिटर और आर्टिकल है। तो ये पूरा राइटिंग सेक्शन का जो कंटेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके एक सेपरेट वीडियो बनेंगे और एक पूरा बनेगा पोएम के लिए विद पोएटिक डिवाइसेस के साथ। तो मैंने कहा था सिर्फ 4 वीडियो करेंगे और सभी चीजों को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो एक वीडियो आपको मिल चुकी है, एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी। एक वीडियो या तो शाम तक आपको बिल्कुल मिल जाएगी या रात तक, और एक आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो यानी कि परसों आपके एग्जाम है 3 तारीख को, आज 1 तारीख हो गई है। तो बस हमें इसी तरह से फटाफट रिवीजन करना है और अपने एग्जाम के लिए अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह के मन में कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, द थर्ड लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। मैंने कहा था जब स्टोरी होंगी उसमें ऑथर पूछा जाएगा, पोएम के अंदर पोएट का नाम को याद करना है। तो थर्ड लेवल का जो ऑथर था वो कौन था? जैक फिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द जैक फुल नेम, कि पूरा नाम क्या था जैक फिनी का? तो इसका आंसर है ए, वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी। नेक्स्ट है कि व्हाई वाज द ऑथर रीनेम्ड, ऑथर का जो नाम था उसे रीनेम्ड क्यों किया गया था? इसका आंसर है टू ऑनर हिज मदर, अपने मदर को ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क, उसका सबसे अच्छा जो बेस्ट नोन वर्क कौन सा था? 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसका आंसर है फोर्थ का डी, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। तो ये इस पे जो है वो बहुत ही अच्छा बेसिकली ऑथर परफेक्ट था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब यहाँ पर क्या बनता है? तो इसका आंसर है प्लीजेंट विश, एक ऐसा प्लेजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट, जिसमें हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं। क्या नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का जो पूरा थीम था वो क्या था? कह रहा है ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट। तो एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा प्रेजेंट की जो भी उसकी चीज होती है जिसमें वो हैप्पी नहीं होता, खुश नहीं होता, उसको हमेशा वो भूलना चाहता है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। कि कह रहा है हाउ डज द स्टोरी बिगिन, कि स्टोरी जो है आपकी कैसे स्टार्ट होती है? क्या एक जॉली मैनर में स्टार्ट होती है, एग्रेसिव मैनर में, हैप्पी नोट्स में, या सीरियस मैनर में? तो इसका आंसर है सीरियस मैनर में। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई, ये थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है? तो ये भी हमने बताया था कि एक ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाता है, जो हार्श रियलिटी है उससे अपने आप को हमेशा वो बचाने के लिए जाता है और पास्ट टाइम्स को याद करता है। कह रहा है व्हाट इज द वेकिंग, ये हम पहले ही कर चुके हैं। साइकेट्रिस्ट, अच्छा एक बार हम साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द वेकिंग ड्रीम विश फुलफिल अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिस्ट इन द लेसन। उसका जो फ्रेंड होता है सैम, वो साइकेट्रिस्ट होता है। तो साइकेट्रिस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9th का आंसर कि जो चार्ली फाइंडिंग ऑन अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रियलाइजिंग टू हिज विश टू विजिट ग्लेसबर्ग इल्यूजन। इसका मतलब है देखिए कि वो जो रियलिटी उससे भागना चाहता था और जो हमेशा से जहां पर वो जाना चाहता था, तो ये वो बताने की कोशिश की गई। कह रहा हु वाज द चार्लीज वाइफ, चार्ली के वाइफ का नाम क्या था? लूसा। नेक्स्ट है व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, कि व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, क्या वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था? तो आंसर है कि अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमोनी इन द लेसन प्रूविंग, ये जो सैम का जो लेटर था बेसिकली वो क्या इस लेसन में प्रूव करने की कोशिश कर रहा था? कि चार्लीज टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी, भैया उसकी टेंडेंसी है कि वो हमेशा रियलिटी से भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इन व्हाट वेज डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम। आज के टाइम की बात करें तो सभी इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों से घिरे हुए हैं बहुत ज्यादा, और कोरोना के बाद तो लाइफ काफी ज्यादा चेंजेस हो गई है। तो कह रहा है किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं आज की प्रेजेंट की जो इनसिक्योरिटीज है। कह रहा बाय एंगेजिंग आवरसेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में, अपने आप को इन्वॉल्व करके, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करके, अच्छी बुक्स पढ़ के, या ऑल ऑफ दिस। तो सारी चीजें कि ऑल ऑफ दिस सभी काम करके हम अपनी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उससे ओवरकम हो सकते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन, एक लाइन है ये कि 1894 इस लेसन में क्या उसका सिग्निफिकेंस है? तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम है बेसिकली क्या दिखाता था कि पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम, उस टाइम पे कितनी शांति थी, लोग आपस में कितना मिलकर प्यार से रहते थे। कह रहा हु वाज द सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन था इसमें? तो सैम एक साइकेट्रिस्ट और एक चार्ली का वो फ्रेंड था, 15 का सी। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम, जी चार्ली जो सैम के पास क्यों गया था?
टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इस चीज को डिस्कस करने के लिए गया था। नेक्स्ट है कि डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन, क्या सच में थर्ड लेवल इस पे था? तो आंसर है नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा थर्ड लेवल नहीं था। लेकिन नो देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, वास्तव में 2 ही लेवल्स थे। कह रहे व्हाट अनयूजुअल थिंग नैरेटर सी एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया तो उसने क्या क्या अनयूजुअल सी चीजें देखी? ट्रीज देखी, मोटर कार देखी, थर्ड लेवल, ऑल ऑफ दीज। तो भैया उसने थर्ड लेवल देखा जो कि वास्तव में था ही नहीं। कह रहे व्हाट वाज द नैरेटर सीइंग इन दिस थर्ड लेवल, व्हाई वाज नैरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल, भैया नैरेटर को वो थर्ड लेवल दिखा ही क्यों? बाकी किसी को नहीं दिखा, उसको ही क्यों दिखा? तो इसका आंसर है 19 का कि एज ए रिजल्ट स्ट्रेस एंजाइटी इन हिज माइंड, कि अपने माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, एंजाइटी था, जिसके कारण उसको ये चीज दिखा। व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, साइकेट्रिस्ट ने क्या चार्ली को एक्सप्लेन किया कि क्या है? इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी इन माइंड, उसने बताया कि भैया ये जो आपको थर्ड लेवल दिखा वो वास्तव में इसलिए दिखा क्योंकि तुम स्ट्रेस में हो, मतलब प्रॉब्लम में हो, तुम जो रियलिटी है वो तुम्हारी प्रेजेंट ठीक नहीं है, इस सब को समझाने की कोशिश कर। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे वो चार्ली पहुंचा कैसे? कह रहा इन हिज फैंटेसी एंड ही टेक अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन बस। कह रहा व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था? थर्ड लेवल वास्तव में एक इमेजिनरी डिस्कवरी था नैरेटर के दिमाग का, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसके दिमाग में ये चीज बनी थी। कह रहा व्हाई डिड चार्ली सी एट, व्हाट डिड द चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे चार्ली ने क्या क्या देखा? फ्लिकरिंग गैस लाइट एंड पीपल विथ फनी मुस्टैच, ब्रास स्पिटॉन्स, मैन वियरिंग अ टैंक गार्डन सूट एंड स्ट्रॉ। तो भैया ये सभी चीजें उसने थर्ड लेवल पे जाकर देखा। कह रहा वाई वाज लूसा, चार्ली की वाइफ वरीड थी, क्यों चिंतित थी उसकी वाइफ? तो बिकॉज नोइंग द इंसिडेंट थर्ड लेवल, भैया जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से और स्ट्रांगली उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा नहीं वो चीज है, मैं वहां पे भी गया हूँ, तो सीधी सी बात है सामने वाला जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो तो चिंता होंगे कि भैया इसके ये किस तरह की बातों को बता रहा है। तो कह रहा व्हाई डिड डज चार्ली वांट टू विजिट ग्लेसबर्ग, वो वहां पे क्यों जाना चाहता था? तो इसका आंसर है कि टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ड, कि इस वर्ड में जो ट्रबल है, मुसीबत है, उस सबसे एस्केप बचने के लिए। व्हाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली, कि जो थर्ड लेवल है चार्ली के लिए वो एस्केप मतलब बचने का एक तरीका था, क्यों था? बिकॉज इट एग्जिस्ट ओनली इन हिज फैंटेसी नॉट इन रियलिटी, क्योंकि ये सिर्फ उसकी फैंटेसी थी और रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था। कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या है? तो कह रहा है अ न्यू स्टैम्प गेट्स पोस्ट मार्क एंड डेट, कि जब भी कोई न्यू स्टैम्प लॉन्च होता था तो उसमें उसको इनवॉल्व में ब्लैंक इनवॉल्व में डालकर उसको पोस्ट कर दिया था ताकि उसकी जो डेट है वो बेसिकली पोस्ट मार्क यानी कि याद बनी रही। कह रहा हाउ डज, उसको कभी खोला नहीं जाता था क्योंकि उसके अंदर हमेशा ब्लैंक पेपर ही होते थे। कह रहा हाउ डज स्टोरी इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी, स्टोरी में देखो फैंटेसी और रियलिटी को कैसे अच्छे से मिलाया गया है। तो कह रहा है कि इसमें कि फॉर चार्ली टेंडेंसी, कह रहा है ना इसमें जो चार्ली टेंडेंसी ट्रीट हार्श रियलिटी फ्रॉम हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल। कह रहा व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन, क्या उसने डिफरेंस देखा चार्ली ने जब वो थर्ड लेवल स्टेशन पे गया? तो कह रहा एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज, जब वो वहां पे क्या क्या देखा, सभी चीजें क्या थी वहां पे, पुराने जमाने के थे कपड़े, पुराने जमाने के लोग। कह रहा वेयर डज द चार्ली डक्ट ऑन स्टेशन, वेयर डज चार्ली, कहां पे चार्ली डक्ट ऑन स्टेशन? तो इसका आंसर है सी एट आर्स रोड हेडिंग फॉर सबवे। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल, सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या उसने थर्ड लेवल पे देखा? आंसर है द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर जो उसको लेकिन लेट हिम टू द पास्ट, जो उसको पास्ट में लेकर गया। वेयर वॉज चार्ली ऑफन लॉस्ट, चाहता चार्ली कहां पर खो जाता था? तो कह रहा फ्रॉम अ सबवे, जो कि फास्टर देन बस था सेंट्रल स्टेशन पे। कह रहा है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली ने क्या देखा? तो फर्स्ट डे कवर देखा, जो मैंने भी बताया कि जब भी कोई स्टैम्प लॉन्च होता था तो वो उसने देखा। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ली एंटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया तो क्या हुआ? तो इसका आंसर है कि वहां पे कहना फाइंड अ ह्यूज ट्री लाइक अ स्टेशन, स्टेशन पे बहुत सारी चीज देखे, नए स्टेयरकेस देखे, कॉरिडोर्स, टनल्स देखे, ट्री कीपिंग स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम्स एंड विंडो, तो ये सभी चीजें उसने वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाकर देखा। नेक्स्ट है कि व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नॉट द सेकंड लेवल, किस चीज को कन्विंस किया कि ये सेकंड लेवल नहीं है, ये थर्ड लेवल है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे तो पहले भी बहुत बार जा चुका है और वो चीज पहले भी देख चुका है। अब जो उसको थर्ड लेवल दिख रहा है ये अलग लेवल है जो इससे पहले उसको कभी भी नहीं दिखा था, तो वो क्या चीज वो कन्विंस कर रही थी भैया ये थर्ड लेवल या सेकंड लेवल नहीं है?
तो कह रहा है डिफरेंट वर्ड ऑफ गैस लाइट, ब्रास पिटन्स, ब्रांड, बियर्ड एंड मुस्टैक जो 1894 के जमाने में होते थे। एक न्यूज़पेपर मिला जिसपे डेट था कि जून 11 1894। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें जो उसको दिखी तो इससे पूरा कन्विंस हो गया कि भैया वो पुराने पास्ट टाइम पे आ गया है। और ये क्या है, थर्ड लेवल। कह रहा है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, कि उसने किसने उसको भेजा और कब। तो इसका आंसर है डी, सैम, जो उसका सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड था। कह रहा है हु सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, लेटर पे किसके सिग्नेचर थे। तो इसका आंसर है सैम के सिग्नेचर थे। कह रहा व्हाट डिड द लेटर स्टेट, लेटर का जो स्टेट क्या किस तरह का था कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। तो सैम इज ज्वाइनिंग देम, सैम उसको ज्वाइन कर रहा है। थर्ड लेवल टू एग्जिट एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट द वर्थिंग प्लेस, या नन। तो इसका आंसर है 30 का सी, कि उसने बताया कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और उसे एडवाइस दिया कि उसे ढूंढने के लिए, कीप लुकिंग। व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, सैम ने उसको किस चीज के लिए इनवाइट किया था, पार्टी के लिए, टी के लिए, बैचलर पार्टी के लिए, लेमन पार्टी के लिए। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, कि किस टाइप का अपीयरेंस था थर्ड लेवल पे और क्यों क्लर्क ने रिफ्यूज कर दिया पैसे लेने से। तो पहले तो किस टाइप का अपीयरेंस था, फनी, और क्लर्क ने क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो जो करेंसी दे रहा था चार्ली वो मॉडर्न टाइम का था और उस टाइम पे करेंसीज नहीं चलती थी। तो ये हमारा जो थर्ड लेवल के 40 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद जो दूसरी बुक हमारे चैप्टर में आ रही है द एनिमी, तो एनिमी का भी अपने स्टोरी पढ़ा है। अगर लाइन टू लाइन पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस बच्चे ने पहले पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रही हूँ कि जो बेसिकली जो एनिमी चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ही लेंदी है। कन्वर्सेशन, एक एक चीजों को बड़ी डिटेल में दिया गया है। फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि बीच में से कुछ भी आए तो इसके लिए आप चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए। मैंने इसके वीडियो भी बना रखे हैं। अगर आपको चैप्टर पूरे पढ़ने का मन नहीं है तो एटलीस्ट समरी तो आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमी। ये जो एनिमी है हमने पढ़ा था डॉक्टर सडाव और उसकी जो जापानीज और अमेरिकन के बीच में वॉर हो रहा था। उस टाइम पे जो एक सोल्जर है वो डॉक्टर सडाव को मिलता है, वो काफी ज्यादा घायल होते हैं। तो जो डॉक्टर सडाव होते हैं वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक होते हैं, अपने फादर से उनको मिला हुआ है। अब वो अगर अपने देश के मतलब अगर हम किसी जब वॉर होता है दो देशों के बीच में तो हम किसी भी नागरिक की किसी तरह की मदद नहीं कर सकते वरना वो देशद्रोह माना जाता है। लेकिन वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी है। तो अब उसके सामने एक डायलेमा आ गया है कि वो एक जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर को जो हिपोक्रेसी मतलब डॉक्टर को एक तरह से दे रहा है ना कि डॉक्टर जो है किस तरह से अपने पेशेंट को बचाए या अपने देश के साथ लॉयलिटी करे। तो ये पूरी सिचुएशन इस तरह की स्टोरी में आपने देखा है। तो कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ऑफ द एनिमी, इस मतलब लेसन जो है एनिमी उसका ऑथर कौन है। तो पर्ल एसबेक इसका क्या है, ऑथर है। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड डॉक्टर सडाउ ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम एनिमीज नेशनलिटी, कि डॉक्टर सडाउ ने को पता था ये कि जो है एनिमी नेशनलिटी का यानी कि अमेरिकन है, फिर भी उसको क्यों ट्रीट किया, बिकॉज ही वाज डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर थे इसीलिए। ही वाज अगेंस्ट हिज प्रोफेशन एथिक्स, उनके प्रोफेशन में सिखाया जाता है कि भाई सबसे ऊपर आपका प्रोफेशन है और आपको ये नहीं देखना, जेंडर नहीं देखना, किसी के लिंग नहीं देखना, किसी आपको देश नेशनलिटी नहीं देखनी। आपका काम है एक डॉक्टर होने के नाते कि आप उसको सबसे पहले उसको बचाओ। कह रहा है एज अ डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, कि भैया एक डॉक्टर होने के नाते किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। और ऑल तो वे सारे ही इसके रीजन हो सकते हैं और मजबूरी में उनको ये काम करना पड़ा एक डॉक्टर होने के नाते। नेक्स्ट है हु वाज डॉक्टर सडाउ, डॉक्टर सडाउ कौन थे। तो इसका आंसर एक जापानीज डॉक्टर थे वो। नेक्स्ट है कि हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सडाउ, डॉक्टर सडाउ को हाना जो उनकी वाइफ थी किस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प की, बाय वर्किंग एज अ नर्स, एक नर्स की तरह, क्योंकि भैया उसको अपने हॉस्पिटल में या प्रॉपर उसको हॉस्पिटल तो लेके जा ही नहीं सकता था। तो डॉक्टर सडाउ ने उसको अपने घर पे ही उसकी पूरी ट्रीटमेंट की थी और उसकी वाइफ ने एज अ नर्स की तरह उनके साथ रोल प्ले किया था। कह रहा व्हाई डिड जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सडाउ फॉर गिविंग स्पेस टू द व्हाइट मैन, कि डॉक्टर सडाउ ने एक व्हाइट मैन को, एक यानी कि अमेरिकन को अपने घर में जगह दी रहने के लिए, जबकि वॉर का टाइम चल रहा था। फिर भी जो जनरल है उसने एक ऑर्डर क्यों नहीं पास किया उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि जनरल वॉज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस, क्योंकि डॉक्टर को पता था उसको जनरल को भैया उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो अभी इस टाइम पे डॉक्टर को पकड़वा देगा तो उससे बेटर कोई डॉक्टर उस टाइम पे नहीं था जो उसकी टेक केयर कर सके। तो बेचारी बेसिकली अपने हेल्थ इश्यूज के लिए उसने उसको नहीं पकड़वाया। ऐसा नहीं है कि उस डॉक्टर के बेनिफिट के लिए, अपने सेल्फ सेंटर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं पकड़वाया था। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड डॉक्टर बिकम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट, कि डॉक्टर जो है वो क्यों इरिटेट हो गया था उससे और इम्पेशेंट हो गया था अपने पेशेंट के साथ, उस सोल्जर। कह रहा है बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द व्हाइट मैन टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ, क्योंकि वो भैया
यानी बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी, यानी कि आप जो काम आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, उसकी वाइफ इससे बहुत डिस्ट्रेस हो रही थी, तो दोनों ही तरह से फंसा हुआ था और वो बहुत इम्पेशेंट हो रहा था। इसीलिए कह रहा व्हाई डिड डॉक्टर सडाउ फील डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस क्यों फील कर रही थी? इसका आंसर है सीइंग व्हाइट मैन्स ब्लड। देखिए डॉक्टर नर्स जो प्रोफेशन में होते हैं उनको ये सब चीजों की एक तरह से आदत हो जाती है, बहुत ज्यादा ये सब करते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान जब वो इस तरह की ब्लड को देखता है, इस तरह के जो जख्म को देखता है, तो बहुत से लोग उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसकी वाइफ जो है इसी चीज को देखकर काफी ज्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी। कह रहा व्हाई डिड सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ से बहुत शार्पली, बहुत गुस्से से बोला था। तो क्यों बोला था? तो आंसर है टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट वुड लीड द हार्म द वांटेड मैन, कि उसको गोली लगी हुई थी और उसको मतलब वो चाहता था किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस पर्सन को पूरी तरह से वो बचा ले, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा मतलब स्पार्क बोला था। व्हाट वाज द हानाज रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड, हस्बैंड के वर्ड के बाद हाना का क्या रिएक्शन था? कह रहा है शी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड, अपने हैंड से उसने माउथ को ढका और जाकर उसने बाहर ऑपरेशन रूम के बाहर क्या किया था? वॉमिट किया था। ये स्टोरी में आपने पढ़ा होगा। कह रहा व्हाई डिड हाना वॉश द वॉन्टेड मैन हरसेल्फ, उसने खुद क्यों उसको वॉश करना पड़ा हाना को? क्योंकि सर्वेंट ने रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन बिकॉज हर सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, क्योंकि अब जो उसके सर्वेंट थे उन्होंने मना कर दिया था, वो किसी भी अमेरिकन सोल्जर जो उनके दुश्मन है उनकी किसी तरह से हेल्प वो नहीं करेंगे। कह रहा है नेक्स्ट है कि हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली, कैसे डॉक्टर ने इंश्योर किया कि जो अमेरिकन सोल्जर है वो मतलब सेफली वहां से जा चुके हैं? बाय क्या ना एस्कॉर्टिंग हिम, सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, बाय गिविंग हिम कॉल या नन। तो इसका आंसर है बी कि बाय सीइंग नो सिग्नल, उसने कहा था किसी तरह कोई मुसीबत हो तो उसको एक लाइट दिया था, फ्लैश लाइट की, उसे सिग्नल दे दे, लेकिन जब उसने कोई सिग्नल नहीं दिया तो वो समझ गया कि वो सेफली अपने वहां पे पहुंच गए। Why did Sadao marry a Japanese girl only? वो जापानीज गर्ल के साथ ही उन्होंने क्यों शादी की थी? तो इसका आंसर है बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हिज फादर। मैंने बताया था उसके फादर जो स्टोरी में स्टार्टिंग में होता है बहुत ही ज्यादा पेट्रोटिक है, देशभक्त हैं और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, कल्चरल, और वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो अपने ही कल्चर की लड़की से शादी करे और अपने पापा को किस तरह से वो मुसीबत में या किस तरह से उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने बेसिकली जापानीज गर्ल से ही शादी की। कह रहे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सडाउ's फादर, डॉक्टर सडाउ के जो फादर थे वो किस टाइप के पर्सन थे? तो आंसर डी कि सच्चे देशभक्त थे और बहुत ज्यादा ट्रेडिशन पर्सन थे। व्हाई डिड मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास वो मैसेंजर क्यों आया था? तो टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल्स पेन, कि भाई जनरल को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, उसको ही बताने के लिए आए थे। कह रहे सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हानाज रिएक्शन, जब ऐसे ही वो मैसेंजर आया था जनरल के वहां से तो हाना का क्या रिएक्शन था? वो बहुत ज्यादा डर गई थी। शी थॉट ही हैज कम टू अरेस्ट हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने आया। तो बिल्कुल ही है कि वो इतनी डर गई थी, उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए आया और जनरल को सब कुछ पता चल गया। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वॉज, जनरल किस तरह का पर्सन था? भैया बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन था, आपने देखा था अपने स्वार्थ के लिए ही उसने सब कुछ किया था। कह रहे व्हाई डिड जनरल स्पेयर द व्हाइट मैन सोल्जर्स, व्हाइट मैन सोल्जर को क्यों जाने दिया बेसिकली? तो कह रहा है कि अपने लाइफ से उसको हटाने के लिए, टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, टू हिमसेल्फ वाज अ पेन, वो खुद पेन में था, ही नीडेड डॉक्टर सडाउस हेल्प, उसको डॉक्टर सडाउ की भी हेल्प चाहिए थी। तो ऑल ऑफ दी इन सभी चीजों के लिए उसने क्या करा? उसकी केयर नहीं की। कह रहा हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर से वो कैसे मतलब मुक्त हुए? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन, उसे इंस्ट्रक्शन देते, गिविंग फ्लैश लाइट टू यूज टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, कि अगर आपको कोई मुसीबत आए तो आप फ्लैश लाइट यूज कर लेना। बाय आस्किंग हिम टू रोड टू द इंसलैंड, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी, इस सभी तरीके से सभी कुछ कहकर फाइनली वो अपने इस मुसीबत से बाहर निकले। कह रहा व्हाई वर डॉक्टर सडाउ नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में डॉक्टर सडाउ को क्यों नहीं भेजा गया? तो इसका आंसर है, मैंने बताया था कि बिकॉज ही वाज सपोज टू ऑफिस हिज सर्विस, तो जनरल हु वाज इन पेन, तो जनरल ने अपने लिए उसको रख लिया था, उसको पता है इससे बेटर कोई डॉक्टर वहां पे नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड डॉक्टर गिव द फ्लैशलाइट टू द एनिमी सोल्जर, उसने फ्लैशलाइट एनिमी सोल्जर को क्यों दिया? क्यों दिया बेसिकली? आंसर है सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ डिस्टर्ब, मैंने बताया ना उसको फ्लैशलाइट दिया था ताकि अगर किसी तरह कोई मुसीबत आए तो वो उसको फ्लैशलाइट से इन्फॉर्म कर सके कि वो मुसीबत में है। वाई वॉज जनरल प्लान, क्या ना व्हाट वॉज जनरल प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर की उसका प्लान क्या था? तो प्लान क्या था भैया? विल गेट हिम एसेसिनेटेड बाय द सम प्राइवेट एसेसिनी, कि उसको जो प्राइवेट जो एसेसिनेटेड उसको मतलब प्राइवेटली मरवा दिया जाएगा और किसी को पता ही नहीं फाइनली चलेगा। कह रहा व्हाई डिड सर्वेंट लीव डॉक्टर हाउस, डॉक्टर सडाउ के हाउस को सर्वेंट जो उसके नौकर थे क्यों छोड़ के चले गए थे? क्या वो बिकॉज ही वॉज वॉन्डेड, वो क्या वो जख्म में थे, वो डर्टी था? तो इसका आंसर है कि बिकॉज ही वॉज
अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर की वजह से वो उनको पसंद नहीं करते थे। कह रहा वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर उसे कहाँ पे मिला? तो इसका आंसर है सी, आउटसाइड हिज हाउस। नेक्स्ट है व्हाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर, डॉक्टर ने एक एनिमी सोल्जर की मदद क्यों की? तो कह रहा बिकॉज ही वॉज एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर को सबसे प्रोफेशन सिखाया जाता है कि भैया आपको क्या करना है, एक पेशेंट को कभी भी मरते हुए नहीं छोड़ना, ही आपका एथिकल प्रोफेशन है। यार व्हाट कन्फ्लिक्ट्स आइडिया डिस्टर्ब डॉक्टर्स माइंड आफ्टर ही ब्रॉट अमेरिकन सोल्जर, वो अमेरिकन सोल्जर घर पर तो ले आए, लेकिन उसके बाद में क्या डायलेमा, क्या दुविधा आ रही थी? एक यही कि एक ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, एक तरफ डॉक्टर की ड्यूटी है, दूसरा देश की तरफ उनकी लॉयलिटी है, तो उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या उसको मरते हुए छोड़ दे या देश के साथ गद्दारी करे। इसी डायलेमा के अंदर वो फंसे हुए थे। नेक्स्ट है कि हाउ डू डॉक्टर एमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ द ऑल द कंफ्लिक्ट, किस तरह से डॉक्टर इस सारे कंफ्लिक्ट से बाहर निकल के आए? तो उसने पेशेंट को अपने घर से बाहर फेंक दिया, सर्वेंट को निकाल दिया। तो इसका आंसर जो है आपका 27वें का होगा डी, कि बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ एज अ सिंसियर डॉक्टर हेल्पिंग हिम टू एस्केप। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर सडाव वाज, डॉक्टर सडाव किस टाइप के पर्सन थे? जो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सडाव, डॉक्टर सडाव जो किस टाइप के पर्सन थे? क्या वो एक्सीलेंट डॉक्टर थे, एक कंपेशेंट बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, और नेक्स्ट है सिंसियर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे? ऑल ऑफ दीज, वो सारे ही उनके अंदर क्वालिटी थी। व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम द डॉक्टर आफ्टर रीडिंग द लेसन, क्या आपको एक आइडिया मिला कि डॉक्टर किस तरह के थे? तो वही उसका आंसर होगा कि भाई एक्सीलेंट डॉक्टर भी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अच्छे सिटीजन थे, तो वही इसका ऑल ऑफ दिस इसका भी आंसर बन सकता है। कह रहे व्हाट वाज डोमिनेंट ट्रेट ऑफ डॉक्टर्स पर्सनालिटी, डॉक्टर की पर्सनालिटी का सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? यानी कि हम बात करें डॉक्टर तो किस तरह का बेसिकली होना चाहिए, तो इसका आंसर एक्सपर्टाइज इन प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होना बहुत जरूरी है। आज क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे डॉक्टर लोग अपने प्रोफेशन को भूल जाते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं, ऐसे भी जरूरी है कि अपने काम के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी हो, ताकि सही मायने में देश की सेवा वो कर सके। नेक्स्ट है व्हाई डिड डॉक्टर सडाव गो टू अमेरिका, भैया वो अमेरिका क्यों गए थे? तो आंसर है टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वॉज हिज फादर विश, अपने पापा की जो विश था कि बच्चा जो है स्टडी करे सर्जरी और मेडिसिन के बारे में और ज्यादा डिटेल में। कह रहा व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, डॉक्टर ने सोल्जर को क्या क्या दिया? बोट दिया, हिज बोट, फूड टू ईट, फ्लैशलाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस, तो सभी कुछ उसको दिया था। नेक्स्ट एक व्हाट डज द चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, ये जो चैप्टर है किसके बीच में घूम रहा था? द वॉर बिटवीन जापान और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इस बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था, नरेटर किसके बारे में बता रहा था? तो आंसर है डॉक्टर सडाव का बचपना और उसके फादर के बारे में। नेक्स्ट है कि वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना, हाना से कि वो कहाँ पे मिले थे? तो एट प्रोफेसर हेडलीज हाउस इन अमेरिका में वहां पे मिले थे, लेकिन जब तक उसे कंफर्म नहीं कर लिया कि भैया ये जापानीज है, तब तक उसने अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया था। नेक्स्ट है व्हाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच, डॉक्टर जो है बीच पे खुद को अलोन क्यों महसूस कर रहे थे? तो आंसर है इसका कि फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर लाइफ, क्योंकि अमेरिकन की लाइफ के जो सोल्जर था उसको बचाने के लिए वो अकेला लग रहा था। एट व्हाट इज डॉक्टर सडाव वेंट टू अमेरिका, कितने साल में वो अमेरिका गए थे? तो इसका आंसर है 22 के थे, और वापस कब आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब वो वापस आए थे? तो जब वो कितने साल के हो गए थे? 30 ईयर्स के, ठीक है, 30, 15 नहीं 30। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डॉक्टर सडाव हैज, डॉक्टर सडाव के कितने बच्चे थे? भैया उसके 2 ही बच्चे थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी मैंने समझाया, ज्यादा चैप्टर को डिटेल में नहीं लेकर गई क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहती हूँ कि फटाफट से आपके सारे रिवीजन हो जाए। तो दोनों ही बुक के जो हमारे 1 शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि एक वीडियो बनाऊंगी पोएम के ऊपर विथ पोएटिक डिवाइसेस के साथ, ताकि सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको कवर हो जाए। और दूसरा बनेगा राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल में जो भी चीज हमारे नोटिस, क्लासिफायर, एडवर्टाइजमेंट, लेटर टू द एडिटर और आर्टिकल, ये चारों चीजों आपको एक ही वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगी, ताकि एक वीडियो देखकर आपके सारे राइटिंग स्किल कवर हो जाए। बाकी किसी भी तरह के कोई मन में डाउट हो, एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी तरह के, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग मुझे कहेंगे एग्जाम से एक दिन पहले चाहे मैं थोड़े टाइम के लिए लाइव आके आपके डाउट्स लूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज या कल, ये 2 ही दिन हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन में कुछ अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि जल्दी से आज या कल जो भी आप लोग कहेंगे मैं उस लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स को ले सकूं। थैंक यू।